हेलो दोस्तों, एनपी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग जिसका नाम है कैलेंडर, और वो भी बिना कोड का, यानी कोई भी कोड याद करने की ज़रूरत नहीं, कोई महीने का कोड नहीं कि जनवरी महीने के लिए इतना कोड या लीप वर्ष है तो इतना कोड होना चाहिए माह के लिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। एकदम आसान मेथड से पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था। देखिए बहुत कुछ हमें करने की ज़रूरत नहीं, बस हमें करना क्या है भैया, समझिए यहाँ से 3 बातें हमें याद रखनी है। क्या है? शताब्दी, फिर आपको याद रखना है वर्ष और दिनांक। बस इतनी ही अगर हम बात जानते हैं तो निश्चित तौर पे हम आसानी से हल कर सकते हैं। वो भी देखिए होता क्या है, जो शताब्दी है उसमें भी हम केवल विषम दिन ही लेते हैं। जैसे समझिए, अब अगर हम बात करें शताब्दी, जैसे हम कर सकते हैं 1 जनवरी 2022, ठीक। अब देखिए इसमें समझिए क्या क्या हुआ। दिनांक तो हो गया भैया, कितना दिनांक तो हो गया 1 जनवरी। फिर अगर हम वर्ष की बात करें तो कितना हो गया, तो आप कह सकते हैं कि वर्ष क्या है 22 और शताब्दी क्या है। अगर हम शताब्दी की बात करें तो शताब्दी कितना हो गई 2000 ना, ठीक है। बस इतने की ही जरूरत है और इतना ही हमें जानना है। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर हम बात करें कि जैसे हम कहते हैं कि 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन था, तो समझिए यहाँ हमको क्या करना होगा, केवल हमको विषम दिन लेना है। जैसे शताब्दी अब कहेंगे ना 2000 है, अब 2000 में अब ध्यान दीजिए विषम दिन निकालने के लिए हमको 400 से भाग करनी होगी, सही है, या जिसको हम कह सकते हैं कि शेषफल। तो अगर हम 400 से भाग करेंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा ना, अर्थात 0 शेष बचेगा। जब 0 शेष बचेगा तो हमें 0 कोड का प्रयोग करना होता है। जब 100 शेष बचेगा तो हमें 5 का प्रयोग करना है। जब 200 शेष बचेगा तो 3 का प्रयोग, और जब 300 शेष बचेगा तो 1 का प्रयोग। और प्रयोग हम क्यों करते हैं आपको आगे हम वीडियो में बताएंगे, लेकिन देखिए कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। अब वर्ष क्या है, आप कहेंगे 2022, लेकिन यहाँ हमेशा पूर्ण वर्ष रखते हैं, तो क्या 2022 पूर्ण हुआ है, तो आप कहेंगे नहीं, कितना पूर्ण हुआ, 21 वर्ष पूरा हो गया ना। अब ध्यान दीजिए 21 वर्ष में हम देखते क्या है, कितने लीप वर्ष रहे होंगे, सही। तो हम 4 की भाग कर लेते हैं, कितने बार में कटा, 5 बार में। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, सही है। 21 और 5 कितना हो गया भैया, 26 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब दिनांक क्या है, 1 जनवरी, केवल 1 तारीख है तो इसको लिख दीजिए और सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया भैया 27। अब 27 में देखिए कौन सा दिन था आपसे पूछ रहा है, तो 7 से भाग करिए, तो 7 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 7 तिरिक 21, यानी कितना शेष बचा, 6 शेष बच गया। अब देखिए जैसे 6 शेष बच गया तो 1 जब शेष बचेगा तो सोमवार, 2 शेष बचेगा मंगलवार, 3 शेष बचेगा बुधवार, 4 शेष बचेगा गुरुवार, 5 शेष बचेगा शुक्रवार, 6 शेष बचेगा शनिवार, 7 तो शेष बचेगा नहीं, हालांकि 0 शेष बचेगा तो रविवार ना। तो अर्थात 6 शेष फल आया हमारा, तो कौन सा दिन होगा भैया, शनिवार। कंफर्म हो गया कि उस दिन शनिवार रहा होगा 1 जनवरी 2022 को। देखिए बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, कोई कोड याद नहीं करने की जरूरत, कोई समस्या नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। लेकिन इसे पढ़ने के लिए थोड़ा सा हमें बेसिक पढ़ना होता है, जिसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ने का प्रयत्न करेंगे कि वास्तव में हम कितना आसानी से कर सकते हैं। जितनी आसानी से हम कर रहे हैं उतनी आसानी से आप भी कर सकते हैं।
जैसे समझिए, अगर आपसे कोई पूछता है 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। अब पूछ रहा है कि 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए वही बात, शताब्दी के लिए हमें क्या लिखना है भैया, 2000 है ना, 400 की भाग करिएगा, 0 शेष बचेगा और 0 रख देना है, सही है। फिर वर्ष, अगर हम वर्ष की बात करें तो देखिए 2023 दिया है यानी 23 वर्ष है, लेकिन 23 पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम कितना रखेंगे भैया, 22 वर्ष रखेंगे। जो पूर्ण नहीं होता उसको नहीं रखते, सही है। तो हम कितना रखेंगे, देखिए 22। अब इसमें हम कितने की भाग करेंगे, 4 की। देखेंगे कितने लीप वर्ष रहे होंगे, तो 4 5 20, 5 लीप वर्ष रहे होंगे। 22 और 5 कितना हो गया भैया, 27। फिर आपको लिखना है दिनांक। दिनांक में क्या था, 1 जनवरी, सही। तो 1 तारीख रख देना है, जोड़ देना है 28। अब 28 में जब आप 7 की भाग करिएगा तो 0 रिमाइंडर आएगा ना, यानी 0 शेष बचेगा, सही है। 7 चौक 28, 0 शेष बचा, ठीक है। रिमाइंडर कितना हो गया भैया, 0। जब रिमाइंडर 0 हुआ तो जाहिर सी बात है उस दिन कौन सा दिन होगा, तो आप कह सकते हैं कि रविवार होगा ना, यानी कि 1 जनवरी 2023 को रविवार ही होगा, सही है। चलिए और कुछ आगे देखते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि नहीं 26 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा, चलिए देखते हैं। 26 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। चलिए इसे भी देखते हैं, 26 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए वही बात लिखना है, शताब्दी। बस यही 3 चीजें हमें याद रखनी है, शताब्दी, वर्ष और दिनांक, बस इतनी ही। और उसमें भी हमें क्या रखना है, विषम दिन रखना है। देखिए कई चीजें हैं, इसमें हम आसानी से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा एक बार और समझिए। जैसे शताब्दी क्या है भैया, 2000 है, 400 की भाग करिएगा, पूरा पूरा कट गया, तो जब 0 शेष बचा तो उसके लिए हमें 0 कोड का प्रयोग करना, सही। वर्ष कितना, 2023, लेकिन 23 वर्ष है, अर्थात पूर्ण नहीं हुआ, तो हमें केवल 22 रखना है, ठीक है। 22 में 4 की भाग करेंगे, 5 बार में कटेगा, 22 और 5 कितना हो गया, 27। देखिए कितनी आसानी से हम कर सकते हैं। फिर 26 जनवरी, यानी कि हम यहां रख देंगे 26 तारीख है, 26 तारीख पूरा रख दीजिए, सही है। जोड़ दीजिए, चाहेंगे तो जोड़ सकते हैं, नहीं चाहें तो केवल शेषफल आप निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं। आप इसे चाहें तो बदल सकते हैं, क्या नाम है, चलिए जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 7 और 6 13 को 3, 2 2 4 1 5 53, यही हुआ। देखिए 7 और 6 13 को 3, 2 2 4 1 5, सही, 53 हो गया। इसमें 7 की भाग करिए, कितना हो जाएगा, 7 7 49, यानी 4 शेष बचेगा ना, 4 शेष बचा। शेषफल कितना आ गया भैया, 4। जब 4 शेषफल बचा तो कौन सा दिन होगा, तो आप कह सकते हैं गुरुवार, गुरुवार या बृहस्पतिवार। देखिए कितना आसान है। अगर हम कहें तो कैलेंडर बहुत ही आसान है, और ख़ास रूप से दिन तारीख निकालना बहुत ही आसान है कैलेंडर का। बहुत आसानी से आप बता सकते हैं कि कौन सा दिन होगा, चाहे किसी भी दिन की आप बात करें। देखिए इसे हमें पढ़ने के लिए थोड़ा सा इसके बेसिक को जानना होगा, तो आइए हम बेसिक को पढ़ते हैं कि बेसिक में क्या है, हम कितनी आसानी से इसे कर लेते हैं। देखिए हम बात करते हैं कैलेंडर। कैलेंडर को अगर हम कहें तो हम क्या कहते हैं भैया, पंचांग। अगर हम पंचांग की बात करें तो इसे क्या कहते हैं हिंदी में, तो हम कह सकते हैं दिवस गणना सारणी। लिख सकते हैं आप, यह क्या है, दिवस गणना सारणी, इसे हम दिवस गणना सारणी कहते हैं। यानी पंचांग क्या है, तो हम कह सकते हैं कि पंचांग के द्वारा
हम दिन की गणना कर सकते हैं, और दिन की गणना करने के लिए क्या है, एक सारणी है ना। अब कहें कि जो हमारे यहाँ पंचांग चलता है उसका निर्माण किसने किया भैया, तो एक थे जिनका नाम था पाप ग्रेगरी। पाप ग्रेगरी महोदय थे, जो कहाँ के थे भैया, रोम के थे। ठीक है, रोम के थे, एक पादरी थे, और इन्होंने ही निर्माण किया, और यह जो लागू हुआ 1582 ईस्वी के आसपास यह लागू किया गया। इसे कब लागू किया गया, 1582। इससे पहले भी कैलेंडर चलता था, लेकिन उसे पढ़ना अगर होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि नहीं, आप केवल कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि हमें कैलेंडर की हिस्ट्री चाहिए, तो पूरा हिस्ट्री बता देंगे क्या क्या हिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ हिस्ट्री की बहुत आवश्यकता नहीं, इसलिए हिस्ट्री नहीं पढ़ाते। देखिए किन्होंने इसका निर्माण किया, पाप ग्रेगरी महोदय ने किया, जो रोम के थे और एक चर्च के पादरी थे। सही है। अब देखिए अगर हम बात करें तो पाप ग्रेगरी महोदय ने इसका निर्माण किया, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं भैया, ग्रेगरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। इसे किस कैलेंडर के नाम से जानते हैं, ग्रेगरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। ठीक है, या फिर चूंकि यह रोम के थे इसलिए इसको हम रोमन कैलेंडर भी जानते हैं। और यह जो रोमन कैलेंडर है वह जो है अगर हम कहें तो सौर मास पर आधारित है। सूर्य के पृथ्वी द्वारा जो सूर्य की परिक्रमा की जाती है उसके आधार पे बनाया गया है। सौर मास के आधार पे ही इसको बनाया गया है, तो इसलिए चूंकि ये रोम के थे इसलिए इसको हम रोमन कैलेंडर भी कहते हैं। और जो रोमन कैलेंडर है तो कभी कभी आपके दिमाग में आएगा कि नहीं सबसे पहला दिन कौन सा रहा होगा, तो 1 जनवरी 01 इसमें वर्ष रखा गया। यह पहली तारीख थी, पहली तारीख क्या थी भैया, 1 जनवरी 2001 सन। ठीक था, इतना ही था पहली तारीख। और पहला दिन कौन सा रहा होगा, तो पहला दिन अगर हम पहले दिन की बात करें तो जो पहला दिन था वह क्या था भैया, सोमवार। सही है। यानी कि अगर हम कहें कि जो हमारा यह कैलेंडर बना उस कैलेंडर में सबसे पहला दिन 1 जनवरी सन 1 रखा गया था, और पहला दिन क्या रखा गया था भैया, सोमवार। इसी के आधार पर यह टोटल हमारा कैलेंडर बना है। चूंकि इसका निर्माण किसने किया, तो पाप ग्रेगरी महोदय ने इस कैलेंडर का निर्माण किया और इसे 1582 ईस्वी में लागू किया गया, इसलिए इसको हम ग्रेगरियन कैलेंडर के नाम से जानते हैं। चूंकि यह रोम के एक चर्च के पादरी थे इसलिए हम इसको रोमन कैलेंडर के भी नाम से जानते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम कौन सा कैलेंडर पढ़ते हैं भैया, तो रोमन कैलेंडर पढ़ते हैं या फिर ग्रेगरियन कैलेंडर पढ़ते हैं। सही है। अब देखिए इसमें अगर हम कहें तो यह तो कैलेंडर की कुछ बेसिक चीज़ें थी, जानकारी बेसिक थी, लेकिन अगर हम बात करें कि कैलेंडर की जो इकाई है वह कितनी इकाइयों में बटी हुई है, आप समझिए कैलेंडर की इकाई। देखिए कैलेंडर की कुल मात्र 5 इकाइयां हैं, और इतना ही हमें जानना। अगर 5 इकाइयां हम जानते हैं तो कैलेंडर को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे समझिए कैलेंडर की इकाइयों में 5 इकाइयां हैं, तो पहली इकाई क्या है भैया, तो उसका नाम है दिन या दिनांक। पहली इकाई है दिन या दिनांक, जिसे आप जानते भी हैं। जो दूसरी इकाई है वह क्या है भैया, माह। ठीक है। जो तीसरी इकाई है वह है वर्ष। सही। जो चौथी इकाई है वह है लीप वर्ष, और जो 5वीं इकाई है वह क्या है भैया, शताब्दी। देखिए अगर हम बात करें तो हमारी कैलेंडर की यही 5 इकाइयां हैं, दिन या दिनांक, माह, वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी। देखिए इतनी ही इकाइयों से हम बातें करेंगे। अब देखिए दिन या दिनांक की बात करते हैं
तो आप जानते ही हैं दिन और दिनांक को, तो कोई समस्या नहीं है भैया। और माह के बात हम करें तो जो हमारा कैलेंडर बना उसमें कुल 12 माह है ना। अगर हम कहें जैसे 12 माह हैं, 12 माह में कौन कौन भैया, जनवरी, फरवरी, ऐसे ही करके हम क्या कहाँ तक जाते हैं, दिसंबर तक ना। यानी कि जनवरी फरवरी से लेकर हम कहाँ तक, कुल दिसंबर तक 12 माह चलते हैं। और 12 माह में दिनों की संख्या भी क्या की गई, अलग अलग रखी गई है। जैसे जनवरी में आप देखेंगे तो कितने दिन होंगे या कितने दिनांक होंगे, तो 31 दिनांक ना। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। लेकिन 28 या 29 दिन क्यों होते हैं, अक्सर लोगों के दिमाग में आता है कि भैया जब पहला दूसरा माह था तो 28 या 29 दिन क्यों रखा गया। सही है, अगर यह चीज़ जानना है कि फरवरी माह में 28 या 29 दिन क्यों होते हैं, तो इससे हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें केवल आपको हम बताएंगे कैलेंडर का इतिहास, कैसे कैसे हमारा कैलेंडर बना, कैसे कैसे दिन और तारीखों का निर्धारण हुआ। इन चीज़ों को हम बताएंगे कि फरवरी में क्यों ऐसा होता है कि 28 या 29 दिन की फरवरी रखी जाती है, क्यों नहीं इसको एक दिन बढ़ा के किसी का एक दिन कम कर लिया गया होता है 31 का, और इसे 29 या 30 दिन कर दिया गया होता, या 30 या 31 दिन कर दिया गया होता, किसी का एक और कम कर दिया गया होता। इसे हम बताएंगे, आपको एक सिंपली बनाएंगे। अगर जानना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर की हिस्ट्री बताइए क्या क्या है, तो हम बता सकते हैं। देखिए जनवरी से लेकर दिसंबर तक कुल 12 माह होंगे ना। अब 12 माह है तो जैसे आप गिनते हैं, देखिए हमारे भारत में जुगाड़ बड़ा अच्छा चलता है, हम लोग हाथ पे गिन लेते हैं ना, कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, यानी जो इस ऊंचाई वाले भाग पे पड़ता है वह टोटल 31 दिन के होते हैं। सही है, जनवरी 31 दिन, फरवरी 28 या 29 दिन, मार्च 31 दिन, अप्रैल 30 दिन, अप्रैल के बाद भी मई 31 दिन, मई के बाद जून 30 दिन, जुलाई 31 दिन, फिर देखिए अगस्त आ गया ऊंचाई पर ही, अगस्त 31 दिन, सितंबर 30 दिन, अक्टूबर 31 दिन, नवंबर 30 दिन और दिसंबर 31 दिन। यानी कि हम कह सकते हैं कि हर एक माह हमें जो दिन हैं, किसी में 31 हैं, किसी में 30 हैं, लेकिन फरवरी माह में 28 और 29 दिन होते हैं ना। अगर साधारण वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, तो फरवरी माह कितने दिन का होगा भैया, 28 दिन का होगा। अगर वहीं लीप वर्ष या जिसको हम अधिवर्ष भी बोलते हैं हिंदी में, अधिवर्ष है, तो फरवरी माह 29 दिन की हो जाती है, और जो प्रत्येक 4 वर्ष में पड़ता है। यानी कि हम कहें तो यदि हम वर्ष में जब 4 की भाग देते हैं और वह पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो उसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। सही है, तो प्रत्येक 4 वर्ष में आएगा। यहां से समझिए। अब वर्ष की बात करें तो वर्ष देखिए 2 प्रकार के हमारे हुए। कौन कौन भैया, एक वर्ष हुआ साधारण वर्ष और दूसरा वर्ष हुआ लीप वर्ष। सही है, फिर एक आया जिसका नाम है शताब्दी। अगर हम शताब्दी की बात करें, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे शताब्दी में भी लीप शताब्दी भी होती है। देखिए कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि आप दिमाग से थोड़ा सा गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे कह देगा आपसे क्वेश्चन, देखिए बहुत बार ऐसे रिपीट करता है क्वेश्चन, आपसे करेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। अब दे देगा आपको 1500, तो 1500 लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि यहाँ जैसे देखिए आप समझिए, यहाँ से जैसे हम कहें कि मान लीजिए जैसे हम पढ़ते हैं 92, चूंकि कट जाएगा 4 से, फिर अगर हम कहें तो 96, फिर आएगा 100, फिर आएगा 104। अब यहाँ कहिएगा कि चूंकि लीप वर्ष की जब हम पहचान करते हैं भैया, तो हम करते क्या, इसी में 4 से भाग करते हैं। मान लीजिए जैसे अगर हम कहें कि इसमें जब हम 4 से भाग करते हैं, अगर पूरा पूरा कट जाए तो आप कहिएगा ये जो है कैसा वर्ष है, लीप वर्ष है। लेकिन आप कहिएगा हम यहाँ भी तो भाग करेंगे 100 में भी 4 से, तो यह भी पूरा कट जाता है, लेकिन यह लीप वर्ष नहीं होगा, यह शताब्दी होती है। जैसे 100, 200,
300, 400, 500, 1600, 1700, 2000, 2100, 2200 आएगा। यह क्या है? शताब्दी वर्ष है। जो 100 में चला जाता है उसे हम शताब्दी वर्ष कहते हैं। और शताब्दी जो वर्ष है, जैसे हम लीप वर्ष देखने के लिए 4 की भाग करते हैं और पूरा पूरा कट जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया? लीप वर्ष कहते हैं। वैसे ही लीप शताब्दी देखने के लिए हमको क्या करना होगा? 400 से भाग करनी होगी। अगर हम 400 से भाग करेंगे, पूरा पूरा कट जाएगा, तो वह लीप शताब्दी होगी। यानी 100 में अगर हम 400 से भाग करें, अगर यह पूरा पूरा कट जाता है तो शताब्दी वर्ष या लीप शताब्दी होगी ना, लेकिन 100 कटेगा नहीं, इसलिए लीप शताब्दी नहीं होगी। यह साधारण वर्ष में गिनती इसकी हो जाती है। सही है, यही है, क्योंकि यह शताब्दी वर्ष, सेंचुरी वर्ष होता है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है भैया, तो सबसे छोटी इकाई क्या है? दिन या दिनांक। यह जो है सबसे छोटी इकाई। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप सबसे छोटी इकाई किसको कहेंगे? दिन या दिनांक को कहेंगे। फिर होगा कैलेंडर की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है, तो यह जो है शताब्दी। सबसे बड़ी इकाई, सबसे बड़ी इकाई कौन सी है भैया? शताब्दी है। लेकिन हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो हमें कैलेंडर पढ़ना है उसमें मुख्य रूप से आवश्यकता किसकी है? तो कैलेंडर की इकाई थी। जो हमें आवश्यकता किसकी सबसे ज़्यादा पड़ती है? देखिए, कैलेंडर को बहुत आसानी से पढ़ने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वह क्या है भैया? विषम दिन की। अब एक चीज़ समझिएगा, विषम दिन क्या है? थोड़ा सा इसे भी हम कर लेते हैं। जैसे दिन या दिनांक हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक नाम सुना होगा विषम दिन, जिसका नाम है ओड डे। ठीक है, विषम दिन। अब विषम दिन क्या होता है, तो आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, दिनों की संख्या बटे क्या भैया? 7। अगर दिनों की संख्या में हम किससे भाग कर दें? 7 से भाग कर दें। सही है। देखिए, दिनों की संख्या में हम किससे भाग कर दें? 7 से भाग कर दें, तो जो शेष बचेगा, या जिसको हम रिमाइंडर कहते हैं ना, जो शेष बचेगा उसी को हम विषम दिन कहते हैं। जैसे समझिए, जो जनवरी माह है यह कितने दिन का होगा? 31 दिन का ना। अब 31 दिन में जब हम 7 की भाग करेंगे तो 7 चौक 28, यानी 3 शेष बचेगा, तो 3 विषम दिन होंगे ना। यानी कि यह तो 4 बार में कट गया, 7 चौक 28 और 3 विषम दिन। यानी कि हम कह सकते हैं कि जनवरी माह में 4 सप्ताह और 3 विषम दिन होंगे। दिन होता है, जनवरी माह कभी भी आएगी तो उसमें 4 सप्ताह होगा और 3 विषम दिन ही होगा ना, क्योंकि जितने दिन सप्ताह में बन गए, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं भैया? 7 दिन होते हैं ना। अब एक सप्ताह में जब 7 दिन होते हैं, जायज़ सी बात है कि जब एक सप्ताह में 7 दिन होंगे तो हम 7 से जब भाग करेंगे तो 4 बार में कट गया, 7 चौक 28, यानी 4 सप्ताह तो पूरा हो गया। लेकिन 3 दिन जो एक्स्ट्रा हो गए, तो इसी 3 दिन एक्स्ट्रा को हम विषम दिन का नाम दे देते हैं। तो जनवरी माह में 4 सप्ताह होंगे और 3 विषम दिन होंगे। कन्फर्म है? देखिए, इसी को हम विषम दिन कहते हैं। और जितना भी हम कैलेंडर पढ़ेंगे सब में इसी की आवश्यकता है, विषम दिन की। हमेशा विषम दिन ही हम निकालेंगे, हमेशा विषम दिन की बात हम करेंगे। चलिए आगे कुछ देखते हैं। यह रहा विषम दिन। फिर देखिए, अब क्या होता है? साधारण वर्ष क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है? थोड़ा सही से पढ़िए।
साधारण वर्ष यह क्या होता है और लीप वर्ष क्या होता है। तो आप जानते ही हैं साधारण वर्ष या लीप वर्ष की पहचान में कि यदि वर्ष में हम जब 4 की भाग देते हैं और वह पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वह लीप वर्ष होता है। अगर 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ तो वह साधारण वर्ष होता है ना। अब देखिए साधारण वर्ष क्या है भैया, तो साधारण वर्ष की यदि हम बात करें तो आप लिख सकते हैं कि साधारण वर्ष में भैया कितने 365 दिन होते हैं, कन्फर्म है। साधारण वर्ष में कितने दिन होंगे 365 दिन होंगे ना। इसके बाद जो साधारण वर्ष में 365 दिन होंगे तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इन 365 दिन में अगर हम बात करें तो आप लिख सकते हैं कि इसमें जो फरवरी होती है, फरवरी माह कितने दिन का होता है 28 दिन की होती है। बाकी सब माह एक ही होते हैं लेकिन केवल फरवरी माह में परिवर्तन होता है तो यह 28 दिन की होती है। अब यहां से आप लिख सकते हैं कि साधारण वर्ष में कितना, देखिए 365 में अगर हम कितने की भाग कर दें 7 की, ठीक है। देखिए 7 पाँचे 35 और 7 दूनी के 14, कितने भैया 52 सप्ताह तो हो गए, 52 बार कटा और रिमाइंडर कितना बच गया 1 बचा ना। तो आप कह सकते हैं कि साधारण वर्ष में 52 सप्ताह तथा 1 विषम दिन होता है। साधारण वर्ष में 52 सप्ताह तथा 1 विषम दिन होता है। कन्फर्म है कि 52 सप्ताह होंगे और 1 विषम दिन होगा। फिर अगला जो पॉइंट आप यहां से नोट कर सकते हैं कि साधारण वर्ष में जिस दिन वर्ष का आरंभ होता है उसी दिन वर्ष का अंत भी होता है। यानी कि साधारण वर्ष में जिस दिन वर्ष की पहली तारीख होगी, यानी जिस दिन 1 जनवरी होगा उसी दिन 31 दिसंबर भी होगा। कन्फर्म है, यह साधारण वर्ष में होता है। साधारण वर्ष में हमें इतनी बातें याद रखनी है कि एक साधारण वर्ष में 365 दिन होता है जिसमें फरवरी माह 28 दिन की होती है। अगर हम कहें साधारण वर्ष में 52 सप्ताह तथा 1 विषम दिन होता है। अब साधारण वर्ष में जिस दिन वर्ष का आरंभ होता है उसी दिन वर्ष का अंत होता है, यानी 1 जनवरी और 31 दिसंबर एक ही दिन होते हैं, एक ही दिन होता है ना। 1 जनवरी और 31 दिसंबर एक ही दिन पड़ता है, फिक्स है। अगर जैसे हमने अभी देखा था ना कि 1 जनवरी 2023 को कौन सा दिन था भैया, रविवार था। तो जायज़ सी बात है कि 1 जनवरी 2023 को रविवार है होगा, तो जायज़ सी बात है 31 दिसंबर 2023 को भी रविवार ही होगा, क्योंकि 2023 क्या है, एक साधारण वर्ष है। तो जब 1 जनवरी 2023 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2023 को भी क्या होगा, रविवार ही होगा। तो यह साधारण वर्ष की कहानी है। अब देखिए अगला जो हमारा है, जो हमें जानना है बहुत महत्वपूर्ण, वह है भैया कौन सा, लीप वर्ष। चलिए आइए लीप वर्ष की बात करते हैं। लीप या जिसको हम बोलते हैं अधिवर्ष। अधिवर्ष कितने दिन का होता है, 366 दिन का ना। तो हम कह सकते हैं अधिवर्ष में कितने दिन भैया, 366 दिन होते हैं।
फिर क्या, अधिवर्ष में फरवरी माह 29 दिन की होती है। फिर है अधिवर्ष में अब इसमें भी अगर 366 में आप किसकी भाग कर दें, 7 की भाग कर दें, तो 52 बार में ही कटेगा और रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा ना। यानी अधिवर्ष में अब आप कह सकते हैं कि 52 सप्ताह तथा 2 विषम दिन होता है। यानी कि अधिवर्ष में या लीप वर्ष में 52 सप्ताह ही होंगे तथा 2 विषम दिन होगा। और एक पॉइंट यहीं से हम नोट कर सकते हैं, सही है। अगला पॉइंट देखिए, एक पॉइंट और नोट कर सकते हैं कि अधिवर्ष जिस दिन आरंभ होता है, अधिवर्ष जिस दिन आरंभ होता है उससे एक दिन बाद अंत होता है। ठीक है, जैसे देखिए अधिवर्ष जिस दिन पहली तारीख होगी यानी 1 जनवरी होगा, उससे एक दिन बाद 31 दिसंबर होगा। कहने का मतलब मान लीजिए कोई अधिवर्ष है, अगर सोमवार को उसका पहला दिन है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर सोमवार को उसका पहला दिन है तो जायज़ सी बात है कि मंगलवार को उसका आखिरी दिन होगा। जैसे समझिए 2023 था, रविवार को ख़त्म हो रहा है, तो 2024 होगा उसका पहला दिन सोमवार को पड़ेगा, 31 जनवरी सोमवार को पड़ेगी, तो 31 दिसंबर किस दिन पड़ेगा भैया, मंगलवार को पड़ेगा। कन्फर्म है। यानी कि अधिवर्ष में जिस दिन वर्ष का प्रथम दिन होता है उससे एक दिन बाद क्या होता है, वर्ष का आखिरी दिन होता है, यह अधिवर्ष है। अब इसकी पहचान करने के लिए हम करते क्या है भैया, हम कैसे पहचानेंगे कौन साधारण वर्ष है कौन सा लीप वर्ष है। तो देखिए, पहचान करने के लिए हमें क्या करना होता है, वर्ष में हम किसकी भाग कर देते हैं, 4 से। अगर वह पूरा पूरा कट गया, अगर पूर्णतः विभाजित हो जा, यानी कि हम लिख सकते हैं पूर्णतः विभाजित, तो लीप वर्ष पूर्णतः विभाजित न हो तो साधारण वर्ष। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम वर्ष में जब 4 की भाग करेंगे, यदि पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो लीप वर्ष होगा, पूर्णतः विभाजित नहीं होता है तो वह साधारण वर्ष होगा ना। यह रहा लीप वर्ष के बारे में और इसकी पहचान के बारे में कुछ बातें। अब एक आ गया जिसका नाम है भैया सेंचुरी, या जिसको हम बोलते हैं सेंचुरी ईयर, या फिर हम बोलते क्या है, शताब्दी वर्ष। अब देखिए शताब्दी, प्रत्येक 100 वर्ष में शताब्दी वर्ष होता है, प्रत्येक 100 वर्ष बाद शताब्दी वर्ष आता है। जैसे 100, 200, 2100, 2200, 2300, यह शताब्दी वर्ष होंगे ना। अब शताब्दी वर्ष की जो पहचान है, इसमें भी साधारण शताब्दी वर्ष होता है और लीप शताब्दी वर्ष होता है, सही है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें लीप जो शताब्दी वर्ष होता है, तो लीप शताब्दी वर्ष की जो हमें पहचान करना है, तो हम क्या करेंगे भैया, शताब्दी
बटे कितना 400। जैसे हम वर्ष में 4 की भाग करते थे वैसे ही हम शताब्दी में 400 की भाग करते हैं। यानी कि अगर यह पूर्णतः विभाजित हो जाए तो लीप शताब्दी, और पूर्णतः विभाजित न हो तो साधारण। यानी कि जैसे हम लीप वर्ष और साधारण वर्ष की पहचान करते हैं 4 से भाग करके, वैसे ही लीप शताब्दी की पहचान करने के लिए हमको क्या करना होगा भैया, 400 से भाग करनी होगी। यदि वह 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो लीप शताब्दी होगी, अगर 400 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता तो वह साधारण शताब्दी होगी। देखिए इतना तो हमें जानना बहुत ज़रूरी था। अब आगे हम लोग अगले पार्ट में पढ़ेंगे, कैलेंडर का कुछ अगला भाग जो पढ़ेंगे। और देखिए इतने अगर हम जानते हैं तो बड़ी आसानी से हम कर लेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे कैलेंडर में हम दिन निकालते हैं, और मात्र 2 या 3 सेकंड में हम कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, अगला जो अगले वाला पार्ट है उसको आगे पढ़ेंगे।